द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेखक बेंजामिन ग्राहम। hindiaudiobook.com। परिचय। यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें। यह वह काम है जिसे करना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनानी शुरू कर दें। हेनरी डेविड थोरो, वाल्डन। ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरुआत में ही यह घोषणा की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे। कोई भी सच्ची किताब यह नहीं कर सकती। इसके बजाय यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली सबक सिखाएगी। पहला, आप अपरिवर्तनीय नुकसान की बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, आप टिकाऊ लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, आप स्वयं को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता और तीसरा आप स्वयं को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से उन्हें रोकता है। 1990 के उत्तरार्ध के उछाल के वर्षों में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का मूल्य हर दिन दुगना हो रहा था, तब यह सोचना या कहना बेतुका लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। लेकिन 2002 के अंत तक .com और दूरसंचार शेयरों में से कई ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। एक बार जब आप अपने पैसे का 95% खो देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 1900% लाभ प्राप्त करना होगा। यह जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है कि इससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेड़छाड़ से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, केवल अध्याय 6, 14 और 20 को छोड़कर, लेकिन वो भी चेतावनी के साथ। लेकिन कि आप कितने सावधान हैं, आपके निवेश की कीमत समय के साथ घटती रहती है। हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंत्रण में कैसे करें। क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम इस शब्द को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धि के साथ IQ व SAT स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षु, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र अधिक विशेष है। इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च IQ होने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LP गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से ज्यादा की राशि खत्म कर दी गई, जो कि इस भारी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के वसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था, तब महान भौतिकी विज्ञानी ने कहा कि वे तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100% शेयरों को 7000 बॉन्ड में बेच दिया। लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने से अपने फैसले को ओवरड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है,
जो सफल निवेश की आवश्यकता है। अध्याय 8 में ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहां आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। पहला, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। दूसरा, 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें AOL, सिस्को, डेजीएस, यूनिसेफ, ल्यूसेंट और कॉलकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। तीसरा, एनरॉन, टाइको और जेरॉक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। चौथा, कांसेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। पांचवां, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहां तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए ताकि उनके ग्राहकों को निवेश करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। छठा, प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाख डॉलर डंप कर दिए गए। सातवां, वॉल स्ट्रीट पर सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से स्टॉक की प्रशंसा की, लेकिन निजी तौर पर स्वीकार किया कि वे सब कचरे थे। आठवां, एक शेयर के बाद भी ऐतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है, जो कई विशेषज्ञों को सुझाव देता है कि शेयरों में अभी गिरावट और आएगी। नौवां, ब्याज दरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टॉक के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा। 10वां, मध्य पूर्व के वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरे के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखकर इससे अधिकतर नुकसान से बचा जा सकता था। जैसा कि ग्राहम ने कहा, वॉल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्धियों के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा आपदा की ओर जाता है। इंटरनेट शेयरों व बड़े विकास शेयरों पर और पूरे स्टॉक के रूप में न्यूटन की तरह बेवकूफाना गलतियां की। उन्होंने अन्य निवेशकों के निर्णय से खुद को निर्धारित होने दिया। उन्होंने ग्राहम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना भूल गए के बाद वास्तव में डरावना नुकसान हमेशा होता है। सबसे अधिक दर्दनाक रूप से जब वे इससे सबसे ज्यादा चाहते थे, तब उन्होंने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इन लोगों ने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहां तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वह खुद होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह सुनिश्चित था कि वह नहीं था। उन लोगों में से कई लोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट शेयरों पर यह बताते हुए हाईटेक प्रचार कर रहे थे कि ये उद्योग आने वाले सालों तक एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ। 1990 के मध्य में वर्ष के पहले 5 महीनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मार्क इंटरनेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चेंग ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 से 5 वर्षों में उनका फंड सालाना 50% और वार्षिक औसत 35% अगले 20 वर्षों तक रिटर्न देगा। 1999 में अपने अमेरिंडो टेक्नोलॉजी फंड के अविश्वसनीय 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो व्हीलर ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है। यदि आप इस क्षेत्र से बाहर हैं तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप घोड़े और छोटी गाड़ी में हैं और मैं पोर्श में हूं। आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं है तो फिर किसी और के साथ चले जाओ। फरवरी 2000 में हेज फंड मैनेजर जेम्स जे क्रैमर ने घोषणा की कि इंटरनेट से संबंधित कंपनियां नई दुनिया के विजेता हैं। क्रैमर ने ग्राहम पर भी एक टिप्पणी की कि आपको वेब के सामने मौजूद सभी मैट्रिक्स और सूत्रों व ग्रंथों को फेंकना होगा। अगर हम किसी भी ग्राहम और डोड से सीखते हैं तो हमारे पास प्रबंधन के तहत कोई पैसा नहीं होगा।
इन सभी तथाकथित विशेषज्ञों ने ग्राहम के चेतावनी के शांत शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। व्यवसाय में विकास के लिए स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफे में रूपांतरित नहीं करती है। हालांकि यह देखना आसान लगता है कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ेगा। दूरदर्शिता में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है अगर अन्य निवेशक पहले से ही एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम तब तक किसी को दावा करने का प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है कि तकनीक अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा विकास उद्योग होगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको यह याद है वे लोग जो अब दावा करते हैं कि अगली निश्चित चीज स्वास्थ्य देखभाल या ऊर्जा या अचल संपत्ति या सोना होगी, तकनीक के हाइपरेटर की तुलना में अंत में सही होने की संभावना नहीं है। सिल्वर लाइनिंग। यदि 1990 के दशक में स्टॉक के लिए कोई कीमत बहुत ज़्यादा नहीं लगती तो 2003 में हम उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जिस पर कोई कीमत कम नहीं लगती है। पेंडुलम घूम गया है क्योंकि ग्राहम जानते थे कि यह हमेशा अजीब उत्साह और अन्यायपूर्ण निराशा से होता है। 2002 में निवेशकों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड में $27 बिलियन की कमाई की और सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 निवेशकों में से एक ने कम से कम 25% शेयरों का घाटा खाया है। वही लोग जो 1990 के दशक के अंत में स्टॉक खरीदने के इच्छुक थे जब उनकी कीमतें बढ़ रही थी और इसलिए महंगे बेचे गए स्टॉक बन गए क्योंकि वे कीमत से नीचे उतरे और परिभाषा के अनुसार सस्ते हो गए। जैसा कि ग्राहम अध्याय 8 में इतनी शान से बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को पता चलता है कि कौन सा शेयर अधिक जोखिम भरा है और कौन सा कम जोखिम भरा। बुद्धिमान निवेशक बुल बाजार से डरता है क्योंकि इसका स्टॉक खरीदने के लिए अधिक महंगा होता है और इसके विपरीत आपको बेयर बाजार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे शेयरों को बिक्री के लिए वापस रखा जाता है। तो दिल थाम लें, बुल बाजार की मौत बुरी खबर नहीं है। हर कोई यह मानता है कि यह होना चाहिए। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण अब संपत्ति का निर्माण करने के लिए एक काफी सुरक्षित और स्वच्छ समय है। आगे बढ़ें और सुनते रहें। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करें।